हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मौसम भी धीरे धीरे अब अच्छा होने लग गया है। और आज हम जो जेनेटिक्स की जो पहले बातें कर रहे थे, उसी जेनेटिक्स को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आज मेंडलिज्म पर बातचीत करूँगा। देखिए, मेंडलिज्म की बातचीत करें, मेंडल के लॉज को, उसके प्रिंसिपल्स को यदि हम समझें तो सबसे पहले आवश्यकता है हमें समझने की कि मेंडल्स ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे वो कौन कौन से थे। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करेंगे। हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग characters in garden pea और Pisum sativa। देखिए, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर यहां पर बात करेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर कह दीजिए या ट्रेट कह दीजिए, एक ही बात है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? यहां पर बात करेंगे रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। हम पहला कैरेक्टर लेते हैं प्लांट हाइट, पादप की लंबाई। यदि पादप लंबाई की मैं बात करूं तो पादप जो है वो आपका टॉल भी हो सकता है। टॉल होगा तो मैं उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। यदि रिसेसिव होगा तो ड्वार्फ और इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हम लोग प्लांट हाइट की बात करें तो पादप की लंबाई 2 प्रकार की हो सकती है। पादप की लंबाई की बात करें तो पादप लंबा यानी टॉल हो सकता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या रिसेसिव होगा तो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा यदि मैं कैरेक्टर यहां पर लूं तो फ्लावर कलर। यदि फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर के अंदर हम लोग यहां पर देखेंगे कि कलर जो है वो वॉयलेट हो सकता है। वॉयलेट को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा हो सकता है? रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट। देखिए, रिसेसिव ट्रेट कह दीजिए या इसी को हम म्यूटेंट ट्रेट भी कहते हैं। इसी के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं, म्यूटेंट, जबकि डोमिनेंट के लिए वर्ड काम में लिया जाएगा वाइल्ड कैरेक्टर। वाइल्ड ट्रेट कह दीजिए, इसको म्यूटेंट ट्रेट कहेंगे। वायलेट कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाइट को मित्रों हम लोग यहां पर स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा पादप की लंबाई। पादप की लंबाई के बाद में हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? फ्लावर का कलर यानी पुष्प का रंग कैसा हो सकता है? बैंगनी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सफेद हो सकता है। और तीसरा फीचर्स लेंगे हम लोग यहीं पर फ्लावर पोजीशन, कि भाई फ्लावर की पोजीशन क्या है, कि फ्लावर जो है वो आपका यहां पर अगर हम लोग बात करें एक्साइल है। एक्साइल का मतलब तटस्थ, यानी कि फ्लावर जो है वो कहां पर लगा हुआ है? लीफ की कक्ष में लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर ये लीफ हो गई और ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लीफ की कक्ष कहलाती है। और इस कक्ष के अंदर यहां पर फ्लावर लगा हुआ है। यदि फ्लावर लीफ की कक्ष में लगा हुआ है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे एक्साइल या कक्षस्थ, और इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लावर जो है वो टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल जो है वो मटर के पौधों में बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का म्यूटेंट या रिसेसिव ट्रेट है। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये पत्ती लीफ, लेकिन फ्लावर लीफ की कक्ष में नहीं होता। कहां पर पाया जाता है? फ्लावर सीड्स पर पाया जाता है। तो फ्लावर जो है वो यहां पर आप लोग बात करेंगे कैसा होगा? शीर्षस्थ होगा। तो फ्लावर जो है वो कैसा हो सकता है? एक्साइल हो सकता है। फ्लावर कैसा हो सकता है? टर्मिनल। हमने सबसे पहले, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम लोगों ने एक गार्डन कुरैशी सर के प्लॉट के पास में हमने एक गार्डन लगाया। उनका एक खाली प्लॉट था, उसमें हमने पाइसम सटाइवम का एक गार्डन लगाया और मैंने स्टूडेंट से कहा
कहा कि बच्चों चलो हम चलते हैं वहां पर देख कर आते हैं। हम लोग गए तो हमें अधिकांश प्लांट टॉल दिखाई दिए, कुछ प्लांट हमें ड्वार्फ दिखाई दिए। हमने बच्चों से कहा कि भैया काउंट करो कि कितने प्लांट टॉल है, कितने क्या नाम है ड्वार्फ है। तो बच्चों ने कहा कि सर लगभग 3/4 प्लांट, लगभग 75% जो प्लांट है वो टॉल है और लगभग 25% के लगभग प्लांट जो है ड्वार्फ है। फिर हम लोग वापस कैंपस में आ गए। फिर कुछ दिनों बाद में बच्चों को आज चलो फिर घूम कर आते हैं। जब हम लोग पाइसम सटाइवम के गार्डन में फिर गए तो हमने वहां पर देखा फ्लावर। तो बच्चों ने कहा कि सर फ्लावर आ गए। तो फ्लावर अगर हमने देखा तो देखा अधिकांश पाइसम सटाइवम या गार्डन पी के ऊपर वॉयलेट कलर के फ्लावर लगे हुए थे और केवल कुछ प्लांट के ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर देखने को मिल रहे थे। तो बच्चों को मैंने कहा कि काउंट करो कि फ्लावर कौन से। तो बच्चों ने कहा कि सर लगभग 75% के लगभग तो वॉयलेट कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं और लगभग 1/4 या 25% के लगभग व्हाइट कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं। फिर वापस मैंने बच्चों से कहा कि फ्लावर की पोजीशन देखो। तो बच्चों ने कहा कि सर ज्यादातर फ्लावर जो है वो लीफ की कक्ष में लगे हुए। तो मैंने कहा कि इस तरह का फ्लावर क्या कहलाता है, एक्साइल कहलाता है। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि सर टर्मिनल भी हैं, शीर्ष भागों पर भी लगे हुए हैं। तो इनको शीर्षस्थ या इनको हम लोग अंतस्थ पुष्प भी कहते हैं या टर्मिनल फ्लावर भी कह देते हैं और ये शीर्ष भागों के ऊपर लगे रहते हैं। फिर उसके बाद में वापस कैंपस में आ गए। फिर अगले कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए पोड हाइट देखी हमने, फ्लावर कहता है मेरा कलर देखो, मेरी पोजीशन देखो। फली कहती है कि मेरा कलर देखो, फली कहती है कि मेरी शेप देखो, आकृति देखो। बच्चों को फिर लेकर गए, बच्चों को जब फिर लेकर गए तो पोड का कलर देखा तो फलियां ज्यादातर जो है वो कैसी नजर आई, ग्रीन नजर आई। ज्यादातर जो फलियां थी वो कैसी थी, ग्रीन। तो ग्रीन को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल जी से। और कुछ फलियां जो थी वो येलो कलर की नजर आई जो कि रिसेसिव ट्रेट है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार पोड की शेप देखी, इसी प्रकार पोड की शेप देखी। तो पॉड की शेप, तो मैं कुछ कैरेक्टर ऊपर लिखता हूं, नीचे ज्यादा अगला कैरेक्टर पोड की शेप। पोड की शेप अगर हम लोग देखें तो फली हमें इन फ्लैटेड नजर आई, फूली हुई जो फली है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फली पिचकी हुई है उसको कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं, पिचकी हुई या सकड़ी, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं पोड की शेप। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें पोड के बाद में हम लोग देखेंगे सीड कलर और एक कैरेक्टर देखते हैं सीड की शेप। तो सीड कलर हमें कैसा नजर आएगा, सीड कलर डोमिनेंट कैरेक्टर येलो। देखिए फली कैसी थी, ग्रीन, लेकिन आपका सीड कैसा है, येलो। इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कंस्ट्रिक्टेड की बात करें तो यहां पर येलो, यहां पर क्या नाम है, कंस्ट्रिक्टेड। जैसे पोड की शेप थी रिसेसिव कैरेक्टर, सीड कलर में रिसेसिव की बात करें तो ग्रीन कलर रिसेसिव होगा, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से यदि हम लोग सीड की शेप की बात करें तो सीड की शेप कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसी हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने मटर के ऊपर काम करते हुए बताए थे। इनके बारे में हमने यहां पर स्टडी की। अब हम लोग अगर यहां पर देखें अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो प्लांट हाइट से जाएंगे तो फ्लावर में 2 कैरेक्टर नजर आएंगे। फ्लावर में एक तो कलर नजर आएगा, फ्लावर की क्या नजर आएगी, पोजीशन। फिर पोड में देखें तो पोड में क्या नजर आएगा, कलर, और क्या नजर आएगा, पोड की शेप।
और एक देखें तो हमें नजर आता है सीड। सीड में क्या नजर आएगा? कलर नजर आएगा, और कलर के अलावा सीड की शेप। प्लांट हाइट में हमने देखा टोल या कैसा होगा? ड्वार्फ। यदि कलर की बात करें तो वॉयलेट या कैसा होगा? वाइट। पोजीशन की बात करें तो एक्साइल या कैसा हो सकता है? टर्मिनल। कलर की बात करें तो फली जो है वो कैसी होगी? ग्रीन होगी। और यदि बात करें इसका रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो कैसी होगी? येलो होगी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। शेप जो है वो इन्फ्लेटेड हो सकती है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। इसी तरह से अगर सीड के कलर की बात करें तो सीड का कलर येलो हो सकता है या कैसा हो सकता है? ग्रीन। ग्रीन होगा तो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और शेप जो है वो यहां पर अगर बात करें तो राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मेंडल। मेंडलिज्म की बात करेंगे, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। यदि मेंडल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो एक्चुअल में मेंडल ने तो 2 ही नियम दिए थे। एक नियम तो दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, दूसरा दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन चूंकि हम इंडियंस हैं, हम हमारी सुगमता को देखते हैं, इसलिए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग उसको पढ़ते हैं कि मेंडलिज्म या इसी को कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स के नियम। मेंडल्स के नियम की बात करें तो मेंडल्स के नियम 3 हैं। हम 3 नियमों की बात करेंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, इसे हम लोग कहते हैं प्रभाविकता का नियम। ये प्रभाविकता का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तीसरा यदि बात करें तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और यदि मैं यहां पर थर्ड नियम की बात करूं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूंगा लॉ ऑफ डोमिनेंसी की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को यदि आप लोग देखें, लॉ ऑफ डोमिनेंसी को यदि आप लोग समझें, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविकता का नियम। हम सबसे पहले जो नियम की बात करेंगे वो बात करेंगे प्रभाविकता का नियम। देखिए प्रभाविकता के नियम को समझने के लिए हम 2 यहां पर पाइसम सटाइवम का एक कैरेक्टर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट टोल भी हो सकती है, प्लांट हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। मैं यहां पर डोमिनेंट होमोजाइगस टॉल, प्रभावी समयुग्मनजी लंबे पौधों का क्रॉस, रिसेसिव होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ में करवाएं। अप्रभावी समयुग्मनजी के साथ में करवाते हैं। डोमिनेंट होमोजाइगस को हम लिखेंगे कैपिटल टी, रिसेसिव होमोजाइगस को हम लोग लिखेंगे यहां पर स्मॉल टी। तो यहां पर हम डोमिनेंट होमोजाइगस टोल प्लांट का जब प्रभावी समयुग्मनजी लंबे पौधों का अप्रभावी समयुग्मनजी बोने पौधों के साथ क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, अर्थात लंबाई का गुण बोनेपन के गुण पर प्रभावी रहता है। इसी को मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो
मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो ये कहता है कि जब डोमिनेंट होमोजाइगस का रिसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन देता है, प्रभावी एलील अपनी अभिव्यक्ति देता है, जबकि F1PD में रिसेसिव एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता। तो डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट देगा, अपना फिनोटाइप प्रदर्शित करेगा, जबकि रिसेसिव एलील जो है वो अपना फिनोटाइप प्रदर्शित नहीं करता। यदि इसको मैथमेटिकली रूप से समझे कि डोमिनेंट होमोजाइगस टोल प्लांट रिसेसिव होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम गैमिट बनाएंगे, कैपिटल T बना। हम लोग सब जानते हैं गैमिट बनाने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं 2 की पावर n, और यहां पर कैपिटल T होमोजाइगस है, हमें पता है n हेटेरोजाइगस का नंबर है, विषम युग्मनजी की संख्या है, जबकि यहां पर विषम युग्मनजी 2 की पावर 0, क्योंकि n का मान 0 तो 2 की पावर 0 बराबर 1 होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था a की पावर 0 बराबर कितना होता है, a की पावर 0 बराबर 1, तो यहां पर केवल एक ही गैमिट बनेगा, कैपिटल T बनेगा। इसी प्रकार यहां पर भी केवल एक ही गैमिट बनेगा, स्मॉल t। अब इन दोनों का क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। जब इनका क्रॉस पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त होता है, यानी कि F1PD में सारे के सारे जो प्लांट यहां पर बनेंगे वो हेटेरोजाइगस टोल प्लांट बनेंगे। अर्थात F1PD में डोमिनेंट एलील अपना प्रभाव प्रकट करेगा, रिसेसिव एलील F1PD में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, बट रिसेसिव एलील डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ये जो नियम है वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहलाएगा। तो यहां पर पौधे लंबे प्राप्त हुए, यहां पर बोना जो कैरेक्टर है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि बोनेपन का गुण यहां पर आप लोग बताएंगे लंबेपन का गुण बोनेपन के गुण पर प्रभावी रहता है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, या इसी को कहेंगे प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम मेंडल का आता है जिसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यदि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर हम लोग यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करें, युग्मकों की शुद्धता का नियम, मित्रों याद रखिए ये वो नियम है मेंडल का जिसका कोई अपवाद नहीं होता। नो एक्सेप्शनल केस फाउंड इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल का ये वो नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं होता, जबकि मेंडल के प्रभाविता का नियम का अपवाद हम लोग पढ़ेंगे गुल्लेबाज के अंदर पढ़ेंगे, फ्लावर कलर इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर इसकी बात करें, अगर हम F1PD के साथ क्रॉस यानी कि सेल्फिंग करवा दें, सेल्फिंग कह दीजिए, सेल्फ पोलिनेशन करवा दें, यदि यहां पर हम सेल्फ पोलिनेशन करवा दें यानी कैपिटल T स्मॉल t का कैपिटल T स्मॉल t के साथ में क्रॉस करवा दें। देखिए फ्रेंड्स, इस नियम को यदि समझना है तो आपको एक जीन की 2 डिस्क्रीट यूनिट के बारे में जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक जीन है, इस जीन की 2 डिस्क्रीट यूनिट है, कैपिटल A और स्मॉल a। हम लोगों ने जब एलील्स को डिफाइन किया था तब हमने परिभाषा पढ़ी थी कि एक जीन के 2 रूप, तो मिनिमम कितने रूप होते हैं 2, तो एक जीन की जो डिस्क्रीट यूनिट जो पाई जाती है वो कितनी होंगी 2, यानी कि कैपिटल A या स्मॉल a। तो जब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जब जीन पेयर के रूप में होता है तो यहां पर ये डिस्क्रीट जो यूनिट हैं वो यहां पर पेयर के रूप में पाई जाती है।
ये डिस्क्रीट यूनिट किस रूप में पाई जाती हैं? ये पेयर के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो देखिए, जब F1PD का F1PD के साथ क्रॉस करवाते हैं, जब कैपिटल T स्मॉल t का कैपिटल T स्मॉल t का साथ क्रॉस करवाते हैं, तो युग्मकों के निर्माण के समय यहां पर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, गैमेटोजेनेसिस होगा। और जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो मित्रों इस समय आप लोग बताएंगे मियोसिस होगा। तो युग्मकों के निर्माण के समय यहां पर आप लोग बताएंगे गैमेटोजेनेसिस की क्रिया जब होगी तब मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो एक जोड़ी कारक हैं, जो एक जोड़ी एलील हैं, वो यहां पर युग्मकों के निर्माण के समय सेपरेट होंगे। यानी कि एक जोड़ी कारकों का केवल एक कारक एक युग्मक के साथ जाएगा। तो एक युग्मक में किसी भी लक्षण का नियंत्रण करने वाले एक जोड़ी कारकों का केवल एक कारक पाया जाता है। तो यहां पर इसका युग्मकों के साथ जब युग्मकों का निर्माण हुआ, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t बना, यहां पर कैपिटल T स्मॉल t बना, तो जब सेग्रीगेशन हुआ तो यहां पर प्रत्येक युग्मक किसी भी जीन के एक जोड़ी कारकों में से केवल एक कारक का वहन करेगा और उस कारक के लिए यह अपने आप में शुद्ध होता है। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और चूंकि कारक यहां पर जीन के जो एक जोड़ी कारक थे वो सेपरेट हो गए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। उसके बाद में यहां पर कैपिटल T के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल T स्मॉल t के साथ क्रॉस करेगा, स्मॉल t कैपिटल T के साथ, और स्मॉल t स्मॉल t के साथ क्रॉस करेगा। यदि मैं इसका एक चेकर बोर्ड बनाऊं, यदि मैं चेकर बोर्ड के द्वारा भी इसको समझाना चाहूं तो मैं चेकर बोर्ड के द्वारा भी इस तरह से समझा सकता हूं कि चेकर बोर्ड, या जिसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं, बैटसन और पुन्नेट ने बताया। यहां पर एक मान लीजिए फीमेल, एक को मान लीजिए मेल, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T का कैपिटल T के साथ क्रॉस करवा दिया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। देखिए कैपिटल T आ रहा है तो टॉल, कैपिटल T आ रहा है टोल, स्मॉल t आ रहा है तो क्या बनेगा मित्रों? ड्वार्फ। अब बात आती है कि साहब इसका यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने गैमेट बने? इसमें दो गैमेट बने, कैपिटल T और स्मॉल t। अगर यहां पर देखें फिनोटाइप कितने बने, तो जितने गैमेट होंगे उतने ही फिनोटाइप बनेंगे। कैपिटल T है तो टोल होगा, स्मॉल t है तो मित्रों यहां पर क्या होगा? ड्वार्फ होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखें जीनोटाइप, अगर मुझे जीनोटाइप देखना है तो यहां पर जीनोटाइप अगर देखें तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे फिनोटाइप, अगर मुझे इसका रेशियो बनाना है तो मुझे यहां पर देखना पड़ेगा टोल कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यहां पर हम लोग बताएंगे टोल कितने हो गए? 3। और ड्वार्फ कितना है? 1। ड्वार्फ 1। और टोटल कितने बने प्रोजेनी? 4। तो 4 में से 3 यहां पर टॉल, 4 में से 1 कैसा हो गया? ड्वार्फ। जीनोटाइप निकालना है तो हम लिखेंगे कैपिटल T होमोजाइगस टोल, हिट्रोजाइगस टोल और ड्वार्फ, रिसेसिव होमोजाइगस। और यहां पर अगर लिखे तो कैपिटल T कितना? 1, ये कितना है? 2, ये कितना है? 1। कितने में से? 4 में से। तो यहां पर अगर मित्रों यदि आप लोग देखें तो फिनोटाइप जो रेशियो है वो 3:1 होगा, जीनोटाइप रेशियो जो है वो यहां पर 1:2:1 होगा। और यदि हमें इसका टेस्ट क्रॉस निकालना हो, मैं ऊपर लिख देता हूं, यदि टेस्ट क्रॉस निकालना हो तो F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस के साथ करवाया जा सकता है। तो रिसेसिव होमोजाइगस के साथ हम लोग F1 जनरेशन का क्रॉस करवा दे। F1 जनरेशन कैपिटल T स्मॉल t है, रिसेसिव होमोजाइगस स्मॉल t है।
यहां पर देखें 2 गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर केवल एक ही गैमेट बना। ये लीजिए साहब, हमने क्रॉस करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने देखा यहां पर 2 तरह के प्लांट प्राप्त हुए, टोल और ड्वार्फ। टोल कितने हैं 50%, ड्वार्फ कितने हैं 50%, रेशियो आया 1:1। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप 3:1 था, जीनोटाइप 1:2:1 था, और यहां पर मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को मेंडल के 2 नियमों के बारे में जानकारी दी। थर्ड जो लॉ है मेंडल का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच मित्रों, थैंक यू।